सी पेरेंट्स, मैं हूं मुक़द्दस अब्बासी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 केमिकल बॉन्ड। इससे पहले अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो ऊपर आई बटन में उनकी लिंक और प्रीवियस लेक्चर्स की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। सो पहले उन लेक्चर्स का मुताला कर लें। सो लेट्स स्टार्ट केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड एक तरह की फोर्स होती है, एक ऐसी फोर्स जो दो एटम्स को आपस में कंबाइन करके रखती है। जैसे नाइट्रोजन एटम जब दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ कंबाइन होता है तो जो फोर्स इन दोनों को होल्ड करके गैसियस फॉर्म में इसको ला रही है, दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। अब क्वेश्चन ये है कि एटम्स जो है वो मिलकर केमिकल बॉन्ड बनाते ही क्यों हैं? तो इट इज़ टू गेट स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए। अब स्टेबिलिटी कैसे हासिल होती है? तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लास्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे लेट सपोज ये बोरॉन को देख लें। बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें बता रही है कि वैलेंस शेल इसका कौन सा बन रहा है? सेकंड शेल 2। और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 2 + 1 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अब हर एलिमेंट चाहता है कि उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हों। 8 इलेक्ट्रॉन जिसके शेल में पूरे होते हैं हम कहते हैं कि अब इसने नोबल गैस कन्फिग्रेशन हासिल कर ली है। तो नोबल गैस कन्फिग्रेशन मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स का पूरा होना एंड दैट इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। लेकिन सिवाय हाइड्रोजन एंड हीलियम के जो कि चाहते हैं कि हमारे वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, दैट इज कॉल्ड डुप्लेट रूल। तो इन ऑर्डर टू गेट ऑक्टेट रूल या फिर इन ऑर्डर टू फॉलो डुप्लेट रूल, एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपस में कंबाइन होकर केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। केमिकल बॉन्ड जो है 3 तरह के होते हैं, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड डेटिव बॉन्ड। लेट्स डिस्कस दैम। आयोनिक बॉन्ड जिसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, ये तब बनता है जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। लेट्स डिस्कस कि देखें ये सोडियम एटम है। सोडियम एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें बता रही है कि उसके फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8 और वैलेंस शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 1 है, लेकिन हर एलिमेंट चाहता है कि वो स्टेबल बने और स्टेबल के लिए उसे कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है? 8 इलेक्ट्रॉन्स। यानी सोडियम को अपनी वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। अब 7 इलेक्ट्रॉन तो इसे कोई दे नहीं सकता, बल्कि जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यही कहेगा तुम अपना 1 दे दो। तो ऐसा ही होगा कि एक ऐसा एलिमेंट जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है उसे नीड होगी इस एटम इस इलेक्ट्रॉन की और ये ट्रांसफर कर देगा अपना इलेक्ट्रॉन। सो लेट सपोज वो एलिमेंट जो है वो क्लोरीन है। अब क्लोरीन एटम को देखें तो वैलेंस शेल में उसके 7 इलेक्ट्रॉन्स है, उसे 1 की नीड है, तो ये सोडियम जो है अपना 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा क्लोरीन की तरफ। अब जैसे कि सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, नतीजे में क्या होगा? इसका ये शेल तो खत्म हो गया क्योंकि शेल तो होता है इलेक्ट्रॉन की वजह से। बाकी जो इसका सेकंड शेल रह गया उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इसी तरीके से ये जो सोडियम है इसने लूज़ किया है इलेक्ट्रॉन, इस तो लूज़ करने से देखें आप इसके साइज़ में डिफरेंस आ गया। तो इलेक्ट्रॉन जब लूज़ होता है तो क्या बनता है? केटायन बनता है। और जब केटायन बन जाएगा तो जो उसकी ओरिजिनल साइज़ थी उससे जो उसकी आयन की साइज़ होगी वो स्मॉल होगी, क्योंकि शेल जो है वो ख़त्म हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन गया है तो साइज़ में कमी आ जाएगी। फिर क्लोरीन एटम को देखें तो क्लोरीन ने तो गेन किया ना इलेक्ट्रॉन, गेन करने से रिपल्जन भी होगी इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, तो साइज़ में थोड़ा सा इजाफा होगा। तो जो आयन अब बनेगा क्लोरीन एटम से उसे हम एनायन कहते हैं और उसका जो साइज़ होगा वो लार्जर होगा देन पेरेंट एटम। अब देखें जैसे कि केटायन एंड एनायन बन गए, अब इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगी उस अट्रैक्शन को हम आयोनिक बॉन्ड कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बना है वो इन दोनों का आपस में मिल जाने को या इन दोनों का आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बनाने को हम बॉन्ड नहीं कह रहे, बस ये एक तरह की अट्रैक्शन है जिसको हमने आयोनिक बॉन्ड कहा हुआ है। यही वजह है कि NaCl को कभी हम मॉलिक्यूल नहीं कह सकते, क्योंकि मॉलिक्यूल हम तब कहेंगे जब 2 एटम्स जो है वो आपस में कंबाइन हुआ। ये तो कंबाइन हुए ही नहीं है, ये तो एक तरह की अट्रैक्शन है ना। तो इस वजह से जब भी हम इसका एवोगेड्रो नंबर भी बताएंगे तो इस तरीके से बताएंगे कि सोडियम आयन का एवोगेड्रो नंबर अलग लिखेंगे, क्लोरीन का अलग लिखेंगे। ओके, अच्छा, एक बात और याद रखें कि फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो वो पॉजिटिव केटायन बनाएंगे। सेकंड ए ग्रुप +2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर करते हैं, डोनेट करते हैं। थर्ड ए ग्रुप के 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। इस तरीके से फिफ्थ ए के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 तो शेयर डोनेट नहीं हो सकते तो ये 3 ले लेते हैं, तो -3 की चार्ज आ जाएगी। इस तरीके से ये आप देख लें। अच्छा, अब आते हैं डेफिनेशन पर। तो आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन क्या हुई? इट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन केटायन एंड एनायन, जो यहाँ पर मैंने डिस्कस की। और ये हमेशा मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में बनेगा। मेटल वो जो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव स्पेशी बनाएगा, नॉन मेटल गेन करके नेगेटिव आयन बनाएगा।
फिर इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लें कि दो एटम्स जो कि आयोनिक बॉन्ड बना रहे हैं, अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ग्रेटर है या इक्वल है तो उसे हम आयोनिक बॉन्ड कहेंगे और वही आयोनिक बॉन्ड बना सकता है। और कुछ कैरेक्टर्स याद कर लें, आयोनिक बॉन्ड गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, और पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल भी होते हैं। याद रखें जो भी आयोनिक कंपाउंड होंगे वो पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल होंगे। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनकी हाई है और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगी। अब कोवेलेंट बॉन्ड पर आते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो ट्रांसफर से नहीं बल्कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। यहाँ पर क्या होगा कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये डोनेट तो कर सकता है, लेकिन अगर दूसरा हाइड्रोजन एटम आ जाए तो उसके साथ शेयरिंग भी हो सकती है। अब शेयरिंग के नतीजे में ये दोनों एटम आपस में पेनिट्रेट करके एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं, और अब जो इन्होंने पेयर शेयर किया है वो इन दोनों का है। इस एटम के लिए काउंट करोगे तो भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए काउंट करोगे तो भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये डुप्लीट रूल को फॉलो करते हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने की जरूरत नहीं है। तो अब डेफिनेशन पर आए तो कोवेलेंट बॉन्ड्स होता है वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, और ये सेम एलिमेंट्स के बीच में भी बन सकता है, डिफरेंट एलिमेंट्स के भी बीच में बन सकता है, और ये नॉन मेटल्स के बीच में भी बन सकता है, मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में भी बन सकता है। टाइप्स पर आए तो देखें, अगर एक ही पेयर शेयर हो रहा है यानी सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, पूरा एक पेयर शेयर हो रहा है, तो उसे हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, और उसको सिंगल लाइन से शो किया जाता है। और क्या नाम है, सॉरी, डबल कोवेलेंट बॉन्ड पर आए तो 2 जो है बॉन्ड पेयर शेयर होते हैं, और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड पर आए तो 3 जो है बॉन्ड पेयर वो शेयर होते हैं। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिखी हुई हैं, वो भी आप उनको देख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद 2 और क्लासिफिकेशन हुई हुई है कोवेलेंट बॉन्ड की, कि एक ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जो डिफरेंट एटम्स के बीच में बनता है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफरेंट होती है, तो ऐसे बॉन्ड्स को हम कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और जो सिमिलर एटम्स के बीच में बने उनको हम कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सिमिलर होती है, फॉर एग्जाम्पल होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये कोवेलेंट बॉन्ड की ही टाइप है डेटिव बॉन्ड। इसमें ट्रांसफर भी होता है और शेयरिंग भी हो रही होती है बिटवीन लेविस एसिड एंड लेविस बेस। जैसे हमारे पास अमोनिया है, इसमें नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, तो ये जो 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है इसने, लेकिन इसके पास एक एक्स्ट्रा लोन पेयर भी है। ये जो लोन पेयर है ये डोनेट करेगी स्पीशी, तो एक ऐसी स्पीशी जिसके पास लोन पेयर हो और वो डोनेट करे उसे हम लेविस बेस कहते हैं। ठीक, अब ये डोनेट उसको करेगी जिसको ज़रूरत होगी, तो जिसको ज़रूरत है पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर की उसे हम कह रहे हैं लेविस एसिड द एक्सेप्टर। सो इट इज़ ऑलवेज बिटवीन द एटम्स विच आर ऑलरेडी बॉन्डेड कोवेलेंटली। अब ये जैसे ही बॉन्ड बन गया तो अमोनियम आयन बना, यानी अमोनियम आयन जो है वो डेटिव बॉन्ड से बनता है। फिर आते हैं फजन्स रूल की तरफ। एक्चुअली कोवेलेंट कैरेक्टर को मेजर करता है। कोवेलेंट कैरेक्टर का मतलब क्या होता है कि जिसमें आयोनिक कैरेक्टर्स ना हो, जैसे लो पॉइंट का होना, लो पॉइंट, कंडक्टर हीट, इलेक्ट्रिसिटी का होना। कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं वो डिपेंड करते हैं साइज ऑफ एनायन एंड केटाइन पर। ग्रेटर द साइज ऑफ एनायन ग्रेटर विल बी कोवेलेंट कैरेक्टर, स्मॉलर द साइज ऑफ केटाइन स्मॉलर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर, एंड सॉरी हायर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर। और पॉजिटिव चार्ज का भी हाई होना। अब इनको हम अप्लाई करते हैं एक सवाल पर। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आता है कि इन 4 कंपाउंड में से सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कौन सा कंपाउंड है, तो हम कैसे जज करेंगे? देखें, या तो एनाइन का साइज बड़ा होना चाहिए या फिर केटाइन का साइज छोटा होना चाहिए। अब इसमें केटाइन सब में एक जैसा है, केटाइन यानी जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो, तो सोडियम पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होती है। अब पॉजिटिव चार्ज वाला जो केटाइन है वो सबका एक जैसा ही है, तो हम जज करेंगे एनाइन के साइज से। एनाइन का साइज सबसे ज़्यादा किसका है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे बड़ा साइज किसका होगा? आयोडीन का होगा। तो ग्रेटर द साइज ऑफ एनायन ग्रेटर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर। तो सबसे ज़्यादा जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो सोडियम आयोडाइड में है, देन ब्रोमाइड, देन क्लोराइड एंड देन फ्लोराइड। इसी तरीके से इसमें देखें तो फ्लोरीन सबका यानी एनायन सबका एक जैसा है। केटायन जो है वो डिफरेंट है, तो केटायन में सबसे छोटा केटायन कौन सा है? पोटाशियम है, क्योंकि जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं साइज बड़ा होता जाता है, जो टॉप पे है वो उसका साइज छोटा होगा। तो पोटाशियम एनायन केटायन है यहाँ पर, केटायन का साइज छोटा यानी कोवेलेंट कैरेक्टर का ज़्यादा होना। फिर बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पर आते हैं, तो सबसे पहला कैरेक्टर है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी कहते हैं कि एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, या फिर एक बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए जो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। फॉर्मेशन बॉन्ड में एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए ये एक्सोथर्मिक है और इसकी जो इंथैल्पी वैल्यू है वो नेगेटिव होगी, और उसके अपोजिट ब्रेकिंग का है। अब बॉन्ड एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? याद रखें, पोलैरिटी पर। अगर 2-3 ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें एक की पोलैरिटी कम है, जैसे कि H2 और HCl का पूछा जाए कि इन दोनों में से बॉन्ड एनर्जी किसकी ज़्यादा है, तो देखें ये पोलर है, तो पोलर जो होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, उसको तोड़ने के लिए भी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। और दूसरा डिपेंड करता है मल्टीपल बॉन्ड पे, कि जितना जो है बॉन्ड्स नंबर या बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा उतनी जो बॉन्ड एनर्जी है वो ज़्यादा होगी। और ऑपोजिट है साइज़ के।
साइज जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा बॉन्ड एनर्जी कम होती जाएगी। कैरेक्टर है बॉन्ड लेंथ यानी दो जो बॉन्डेड एटम्स हैं, दो भी कोई से भी दो एटम्स जिनका आपस में बॉन्ड बना हुआ है, उनके न्यूक्लियाई का जो डिस्टेंस होता है उसे हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। इसको एक्सरे डायफ्रैक्शन टेक्निक से मेजर किया जाता है और ऑंगस्ट्रॉम यूनिट में, क्योंकि बहुत ही कम डिस्टेंस होता है तो ऑंगस्ट्रॉम यूनिट में हम मेजर करते हैं। बॉन्ड लेंथ भी इन तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है। ग्रेटर द पोलैरिटी लेसर विल बी द बॉन्ड लेंथ, यानी इन तीनों चीज़ों से, स्ट्रेंथ से, नंबर ऑफ बॉन्ड से और पोलैरिटी से इन्वर्सली रिलेटेड है। डायपोल मोमेंट पर आते हैं तो डायपोल मोमेंट जो है किसी भी पोलैरिटी, यानी जैसे फॉर एग्जांपल HCl है, अब इन दोनों के बीच में जितनी पोलैरिटी है कितनी है उसको मेजर करने के लिए डायपोल मोमेंट यूज़ की जाती है। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला है Q/D, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स। अब ये डायपोल मोमेंट के कुछ यूनिट्स आप याद कर लें। इसका जो SI यूनिट है वो कूलम मीटर है, वरना इसको D/, में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। D/, इसका कॉमनली यूज्ड यूनिट तो है, लेकिन जो इसका SI यूनिट है वो कूलम मीटर ही रहेगा। फिर ये कुछ कन्वर्जन यूनिट्स हैं कि 1 D/, किसके इक्वल होता है और कितने कूलम मीटर के इक्वल होता है, ये वैल्यूज़ भी याद कर लें। जो डायपोल मोमेंट है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो है पोलैरिटी, याद रखें H2 जैसे कि ये नॉन पोलर है तो इसकी डायपोल मोमेंट 0 होगी, Cl2 की डायपोल मोमेंट 0 होगी, HCl की डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0 होगी क्योंकि ये पोलर है। दूसरा शेप पे डिपेंड करती है या ज्योमेट्री पर। एक ऐसी क्या नाम है, जैसे CH4 है, आप CH4 को देखें तो ये है तो पोलर, इसमें पोलैरिटी तो है, लेकिन फिर भी इसकी डायपोल मोमेंट 0 है क्योंकि आप देखें इसकी ज्योमेट्री इस तरीके की है कि यहाँ की डायपोल मोमेंट इसके ऑपोजिट साइड से कैंसिल हो रही है और इस तरफ की जो डायपोल मोमेंट है वो इस तरफ से कैंसिल हो रही है, यानी ये बिल्कुल एक जैसा है हर जगह से, इस वजह से इसकी डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगी। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन के दोनों साइड पर ऑक्सीजन होता है, तो जितनी डायपोल मोमेंट इस तरफ होगी उतनी डायपोल मोमेंट उसके ऑपोजिट साइड है, दैट्स वाई इसकी भी कोई डायपोल मोमेंट नहीं होती, 0 होती है। तो इन दो चीज़ों पर डायपोल मोमेंट डिपेंड करेगी, पोलैरिटी एंड द शेप। बाकी कुछ आप इसके टेबल बना हुआ है जो फर्स्ट ईयर की बुक में, उससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कंप्लीट होता है। बाकी इससे रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज है वो नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हैं, वीडियो लेक्चर पसंद आए, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब लाइक कर दें, क्योंकि इसी से मोटिवेशन मिलती है आगे पढ़ाने की। थैंक यू सो मच।